हेलो दोस्तों, हिस्ट्री जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से भूगोल। तो भूगोल 10वीं कक्षा का भूगोल का जो पहला पाठ है उसका नाम है संसाधन एवं विकास। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी पाठ को 3 वीडियो में कवर करेंगे। कितने वीडियो में कवर करेंगे? 3 वीडियो में। जो पहला वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा लेक्चर, यानी कि टॉपिक वाइज। दूसरा वीडियो जो रहेगा वो भी टॉपिक वाइज रहेगा, और तीसरा जो रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे चैनल से पढ़ने से। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको रोज़ एक पीडीएफ नोट्स, यानी आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको एक पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद से 2 क्लास के बाद एक तीसरा सभी प्रश्नों का महत्वपूर्ण एक वीडियो रहेगा, और उसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से आप शाम 6 से 10 के बीच में कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे, डाउट टेलीग्राम चैट, यानी कि तीसरा आपको क्या मिलेगा? डाउट टेलीग्राम चैट। दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि आप हमारे किस चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम का जो लोगो। हमारे टेलीग्राम का नाम है सामाजिक विज्ञान 10th HGSC। क्या नाम है? सामाजिक विज्ञान 10th HGSC, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। दोस्तों, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी सूचना दी जाए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है संसाधन और विकास में। जो पहला टॉपिक है वो क्या है? संसाधन का अर्थ या परिभाषा, यानी कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन क्या कहा जाता है? संसाधन का कहा जाता है। यानी कि ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। किसकी पूर्ति करती हो? आवश्यकता, आवश्यकता की पूर्ति करती हो। किसकी पूर्ति करती हो? आवश्यकता की। उसको क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, कोयला, पेट्रोल, धातु, वनस्पति। ठीक है दोस्तों, तो संसाधन के और भी उदाहरण हो सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो दोस्तों, आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है संसाधन का वर्गीकरण, यानी कि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, समाप्यता के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो हम इन चारों टॉपिकों को टॉपिक वाइज एक डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो आइए हम जैव संसाधन की परिभाषा जाने। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, यानी कि ऐसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जैव संसाधन। जैसे वनस्पति, पशु, मनुष्य भी किस में आएगा? जैव संसाधन में ही आएगा। मनुष्य किस में आएगा? जैव संसाधन में आएगा। अजैव संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने, यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं लोग? अजैव संसाधन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, चट्टान, धातु। तो धातु दोस्तों क्या क्या हो सकता है? सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है धातु में, तांबा हो सकता है, और इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन, ऐसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा, गुजरात में पवन ऊर्जा। तो एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं नवीकरणीय संसाधन का। मान लीजिए मोमबत्ती है, आप मोमबत्ती को जला लिए, जो उसका मोम बचेगा उसको आप किसी न किसी विधि द्वारा वापस मोम बना सकते हैं कि नहीं? मोमबत्ती बना सकते हैं कि नहीं उसमें धागा लगा के? ठीक है, तो किस में आएगा?
नवीकरण संसाधन में। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा जो टॉपिक वो क्या है, अनवीकरण संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जो लंबे अंतराल के बाद बनता है, यानी लंबे समय के अंतराल के बाद बनता है, जो लंबे समय के अंतराल के बाद बनता है उसको क्या कहते हैं, अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, पेट्रोल, ये सब की लंबे समय के अंतराल के बाद बनता है। ठीक है दोस्तों, एक दिन में तो नहीं बनता है ना, ये हजारों साल के बाद बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। ठीक है, व्यक्तिगत सब पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, यानी कि ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक पर्सनल व्यक्ति का हक हो, यानी अधिकार हो, किसी का एक पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में घर ले लीजिए, भूमि लीजिए, और घर भूमि किसका किसका होना चाहिए, किसी पर्सनल व्यक्ति का, यानी निजी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जिस पर एक समुदाय का स्वामित्व हो, यानी कि ऐसा संसाधन जिस पर एक समुदाय का स्वामित्व, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं, एक समुदाय का क्या हो, अधिकार हो, समुदाय का, किसका अधिकार हो, समुदाय का अधिकार हो। जैसे शमशान भूमि, तालाब, चारागाह, ठीक है, इन सब पर किसका अधिकार होता है, एक पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का जो तीसरा भाग है, कि कौन सा है, तीसरा भाग। तो तीसरा भाग क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि ऐसा संसाधन जिस पे किसका हक होता है, किसका अधिकार होता है, देश के सरकार का। ठीक है, तो जैसे ले लीजिए खनिज, जल संसाधन, वन, ठीक है, रेल ले लीजिए, रेल पर किसका अधिकार होगा, किसी देश का अधिकार होगा ना, कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, देश का अधिकार होगा, तो किस में आएगा, राष्ट्रीय संसाधन में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखिए, मान के चलिए ये आपका भारतीय क्षेत्र है। ठीक है, भारत का जो निचला तट है, अब भारत के निचले तट से माने 200 मीटर दूर अगर कोई संसाधन पाया जाता है तो क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। और 200 समुद्री मील से दूर पाया जाता है तो किस में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वही यहाँ पे कहा है, ऐसा संसाधन जो किसी एक देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर में हो, उसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो हम आइए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। क्या है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला संभावित संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हो परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा है और गुजरात में क्या है, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या, जो सूरज से किरणों को अवशोषित कर विद्युत बनाया जाता है, और विद्युत पवन ऊर्जा यानी कि जो पवन चक्की के द्वारा विद्युत बनाया जाता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पवन ऊर्जा में। ठीक है, विकसित संसाधन, दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। ठीक है, दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि ऐसा संसाधन जिनको खोजा भी जा चुका है और उसका उपयोग भी किया जा चुका है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विकसित संसाधन। जैसे पेट्रोलियम का खोज भी किया जा चुका है और उसको तकनीक द्वारा हम लोग क्या किए हैं, उपयोग भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है भंडारण। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है, भंडारण। तो पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जो पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं लेकिन तकनीक के अभाव से पहुंच से बाहर है, यानी कि ऐसी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं के लिए है तो परंतु किसी न किसी कारणवश, यानी किसी तकनीक के कारण वो मनुष्य तक यानी मानव तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, किस में शामिल किया गया है, भंडारण में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए H2O, यानी कि H2O मान के चलिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को इसमें से ऑक्सीजन को अलग करके उसका उपयोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये किस में आएगा, भंडारण में। चौथा क्या है, संचित कोष। चौथा क्या है, संचित कोष, यह भंडारण का ही हिस्सा है। तकनीक के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया, यानी कि ऐसा संसाधन जिसे तकनीक के द्वारा हम उपयोग में तो ला तो सकते हैं परंतु हमने इसका उपयोग अभी चालू नहीं किया। ठीक है, तो हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक है भू संसाधन, यानी भू संसाधन। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए,
भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या है इसका कि प्राकृतिक वनस्पति, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। यानी कि मानव की सभी क्रियाएं किस पे आधारित है? भूमि पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? भूमि पर आधारित है। तो भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, यानी योजनाबद्ध करना चाहिए। भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, यानी कि ये लिमिटेड सोर्स है। क्या है? लिमिटेड सोर्स है। इसका उपयोग हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन संरक्षण क्या होता है या क्यों आवश्यक है? ये देखिए, संसाधनों का उचित प्रबंध ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए या ख्याल रखा जाए। यानी कि संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करना, संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करना ताकि आने वाले भावी पीढ़ियों को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक है भारत में भू संसाधन। क्या है? भारत में भू संसाधन। तो भारत में जो भू संसाधन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला मैदानी क्षेत्र, दूसरा पठार, तीसरा पर्वत। ठीक है। तो जो मैदान मैदान कितने, भारत का जो भू क्षेत्र है उसमें से 43% मैदान है। कितने परसेंट मैदान है? 43%। और 30% क्या है? पठार है। कितने परसेंट पठार है? 30% पठार है। और 27% क्या है? पर्वत है। कितना? 27% पर्वत है। ठीक है। ये मैदान किसके उपयोग में आता है? तो कृषि और उद्योगों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए है मैदान? कृषि और उद्योगों के लिए। ठीक है। ऐसे ही पठार को देख लेते हैं। तो पठार किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है? पर्यटक स्थल के लिए। यानी कि पठार किसके लिए उपयोगी है? यह भूमि पर्यटकों के लिए सुविधाजनक है। यानी कि यहाँ पे घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, उनके लिए क्या ये पर्यटक, उनके लिए क्या ये सुविधाजनक है। ठीक है। अब पारिस्थितिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। पठार किसके लिए भी महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। पर्वत, हम पर्वत को भी देख लेते हैं। पर्वत किसके लिए महत्वपूर्ण है? खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। जीवाश्म, पर्वत से हमें क्या प्राप्त होता है? खनिज प्राप्त होता है, जीवाश्म प्राप्त होता है तथा ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भू उपयोग। ठीक है। यानी कि भूमि का उपयोग क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है। तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। यानी भूमि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए। कोई पूछा आपसे भूमि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व निम्न है। ठीक है। तो देखिए, पहला तत्व आपका वन। क्या है? वन। तो पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र, एक विशाल क्षेत्र, यानी कि एक स्थान पर विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि के लिए तो है परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे इमारतें, सड़क। क्या है? इमारतें और सड़क, इमारत और सड़क। ठीक है दोस्तों। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या? प्रतिभूमि। हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रतिभूमि। यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई, जहाँ पे 1 वर्ष, क्या 1 वर्ष या उससे कम समय पर खेती ना की गई हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभूमि। अन्य प्रतिभूमि जहाँ 15 वर्ष से खेती ना की गई हो, जहाँ 15 वर्ष से खेती ना की गई हो, उसको क्या बोलते हैं? अन्य प्रतिभूमि बोलते हैं। अन्य कृषि योग्य भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त तो है परंतु उसका यूज नहीं किया जाए। यानी कि 5 वर्षों से अधिक, 5 वर्षों से अधिक से जहाँ कृषि नहीं की गई हो उसको क्या बोलेंगे हम? अन्य कृषि योग्य भूमि। जैसे एग्जाम्पल में वो क्या क्या हो सकता है? चरगाह हो सकता है, गौदोचर भूमि हो सकता है, वृक्ष हो सकता है। ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी 1 साल में, यानी 1 साल में 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, यानी एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? भू निम्नीकरण के कारण। यानी कि भू निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। तो भू निम्नीकरण के कारण क्या है? खनन, यानी कि खुदाई। भू निम्नीकरण किससे होता है? खुदाई से होता है। अति पशुचारण, यानी कि अति पशुचारण, अतिचारण यानी कि पशु चरान से, अत्यधिक पशु चराने से। ठीक है। तीसरा क्या है आपका? अति सिंचाई, यानी अत्यधिक सिंचाई करने से। खेतों में अत्यधिक सिंचाई करने से क्या होता है?
भू निम्नीकरण होता है। क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है। चौथा क्या है हमारा? औद्योगिक प्रदूषण, यानी उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है? औद्योगिकी प्रदूषण। ठीक है। ये भी किसके कारण है? भू निम्नीकरण के कारण है। या वनोन्मूलन, यानी वनों की कटाई क्या है? वनों की कटाई से क्या होता है? भू निम्नीकरण होता है। वनों की कटाई से भी क्या होता है? भू निम्नीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगले टॉपिक पे चलते हैं। भूमि संसाधन के संरक्षण के उपाय, यानी भू संरक्षण के उपाय, यानी भूमि संरक्षण का उपाय। हम भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो भूमि का संरक्षण वन लगा कर सकते हैं। क्या? वन लगा के, वन लगा के। ठीक है। पशुचारण नियंत्रण, यानी पशुचारण पर रोक लगा के, पशुचारण पर रोक लगा के, पशुचारण पर रोक लगा के। ठीक है। किस पे किया जाता है? पशुचारण पर रोक लगा के। ठीक है दोस्तों, ये रक्षक में मेखला नहीं होगा। खनन नियंत्रण, यानी खुदाई पे रोक लगा के। किस पे? खुदाई पे रोक लगा के। ठीक है दोस्तों, खुदाई पर रोक लगा के। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका जो ये है पार्ट 1 है संसाधन एवं विकास का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों, जो आपका ये पार्ट 1 है संसाधन एवं विकास का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तथा इसको आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं 6 से 10 के बीच में। ये कब का टाइम है? शाम का टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो आप कौन से टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछेंगे तो वो भी हम बता देते हैं आपको। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हमारा एक